हेलो एवरीवन, दिस है डॉक्टर नेहा जौहरी और मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि एग्जाम के पहले अपने नोट्स कैसे बनाने हैं। यदि आपके एग्जाम में बस 1 महीना बचा है तो आपको कैसे पूरा मटेरियल मेडिका पढ़ना है, कैसे अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं, कैसे एग्जामिनेशन में लिख कर आना है, पूरा मैं आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इससे जो भी मेरी नई आने वाली वीडियोज है उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो टाइम को बिना वेस्ट किए मैं आपको अपने खुद के नोट्स बताने वाली हूँ जो मैंने अपने एजुकेशन के दौरान खुद के लिए प्रिपेयर किए थे। उसकी हेल्प से आप ये जो कैसे नोट्स बनाना है अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये मेरे नोट्स हैं जो मैंने खुद बनाए हैं। जब मैं पढ़ती थी उस टाइम पे ये मुझे इस टाइप से हम लोगों को सिलेबस मिलता था पूरा। तो ये मेरा सिलेबस है जिसके अंदर सारी मेडिसिन के नाम लिखे हुए हैं एक साइड पर, और जो मेडिसिन इंपॉर्टेंट है ना, उस मेडिसिन में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है, वो मैंने पहले से यहाँ पे मेंशन करके रखा है। जैसे एसिटिक एसिड में ब्लड हीमेज ड्रॉप्स इंपॉर्टेंट है, फिर यहाँ पे एगेरिकस में सेरेब्रोस्पाइनल सिस्टम इंपॉर्टेंट है, एग्नस कैक्टस में जेनाइटिलिया इंपॉर्टेंट है, एल्यूमिनिया में जीआईटी और चाइल्ड इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे जो भी आपको सिलेबस मिलता है ना अपने कॉलेजेस की तरफ से, तो आप ऐसे जो पूरी मेडिसिन लिखी रहती है ना उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, आप यहाँ पे आराम से मेंशन कर सकते हैं या लिख सकते हैं। तो इससे आपका थोड़ा जो टाइम है ना वो बच जाएगा और आपको पता चलेगा कि आपको एग्जाम में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। फिर अभी ये तो थोड़ा पुराना सिलेबस हो गया मेरा, जब मैं पढ़ी थी उस टाइम का सिलेबस है ये। तो अभी जो लेटेस्ट आप लोगों का सिलेबस है सीबीडीसी, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको कुछ मेडिसिन के इंपॉर्टेंट बता देती हूँ तो आपको समझ में आएगा। तो ये मैंने अपने खुद के हैंड राइटिंग में लिखा हुआ है। जैसे कि एसिटिक एसिड आपके सिलेबस में है तो उसकी ड्रॉप्सी और हीमरेज इंपॉर्टेंट है। एल्यूमिना की जीआईटी चाइल्ड और डीपी भी आती है। एनाकार्डियम की माइंड और जीआईटी इंपॉर्टेंट है। एपोसाइनम का ड्रॉप्सी इंपॉर्टेंट है। आर्सेनिक आयोड का रेस्पिरेटरी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से जो पूरी आपके सिलेबस की जो भी रेमेडी है ना, जितने भी पूरी रेमेडीज का क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या पढ़ना है, वो पूरा मैंने यहाँ पे निकाल के ऐसे रखा हुआ है। ऐसे मतलब साइड करके लिख दिया है कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या छोड़ सकती हूँ मैं एग्जाम के पहले। नहीं तो एग्जाम के पहले आप जब पूरी मेडिसिन पढ़ने बैठोगे ना, जैसे कि एसिटिक एसिड ले लो एग्जाम्पल के लिए, तो एसिटिक एसिड का जीआईटी दिया हुआ है, इसमें रेस्पिरेटरी दी हुई है, उसकी पूरी गाइडिंग सिम्टम्स दिए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, माइंड दिया है। तो बहुत कुछ चीज़ें हमें बुक के अंदर मेंशन की हुई है, दी हुई है। बट एग्जाम के पहले इतना टाइम हमारे पास नहीं होता ना कि हम सब चीज़ें एक साथ पढ़ सकें। तो जिसका जो इंपॉर्टेंट है ना, हम सिर्फ उतना ही पढ़ के जाएंगे एग्जाम में। तो इससे क्या होगा ना, हमारे एग्जाम के एक दिन पहले जब हम पूरा रिवीजन करेंगे तो रिवीजन के टाइम पे हमारा टाइम थोड़ा बच जाएगा। एक एक रेमेडी को पूरा पढ़ने में टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा और फिर याद भी रखने में दिक्कत जाएगी, सब होश पोश हो जाएगा, सब मिक्सअप हो जाएगा, आपको दिक्कत आएगी। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। तो जिस रेमेडी का जो इम्पोर्टेंट है आप वही पढ़ेंगे तो बेटर रहेगा। और इस तरीके से आप पूरा सिलेबस अपना खुद का लिखिए अपने हैंड राइटिंग में, या आपके कॉलेज से अगर आपको मिला है तो जैसे मैंने अपने लिखा हुआ था सामने जिसका जो इम्पोर्टेंट है उस तरीके से, वैसे आप पूरा अलग कर लीजिए। तो आपका एग्जाम में जब अगर आपके एग्जाम को 1 महीना भी बचा है तो 1 महीना पहले भी आप ये चीज़ करेंगे ना, इस ट्रिक को यूज़ करेंगे ना, तो आराम से आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो सकता है। इसके अलावा सेकंड चीज़ मैंने ये बनाई, देखो अब मैंने पूरा सिलेबस तो अलग कर दिया कि कौन सी रेमेडी में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है। अब जैसे जीआईटी की इतनी मेडिसिन निकली 1 2 3 4 5 6 रेमेडी सिर्फ जीआईटी की, मतलब पूरे सिलेबस में जैसे आपके पास 60 रेमेडी है, 60 रेमेडी में से सिर्फ 6 रेमेडी ऐसे जिसकी हमको सिर्फ जीआईटी पढ़नी है। तो ये मैंने अलग कर दी, क्या क्या नाम है मैंने पूरा यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद हार्ट की सिर्फ 2 रेमेडी, पूरा होल सिलेबस में 60 रेमेडीज में से सिर्फ 2 रेमेडी जो है वो हार्ट की है, इसमें से हमको सिर्फ हार्ट पढ़ना है। तो उसका नाम मैंने लिख दिया, जैसे हार्ट में कैक्टस और डिजिटैलिस। तो आप ऐसे, मैंने यूरिनरी सिस्टम का भी लिखा है, 3 रेमेडी यूरिनरी सिस्टम से निकली है। रेस्पिरेटरी में 2 रेमेडी है, ड्रॉप्सी में 3 रेमेडी है, बेबी में 1 2 3 4 रेमेडी है। तो ऐसे पूरे सिलेबस में आप डिवाइड कर लीजिए कि किसका क्या इंपॉर्टेंट है, और इस तरीके से आप इंडेक्स बना सकते हैं, साइनॉप्सिस बना सकते हैं अपना पूरा, जिससे आपको पता चलेगा कि एग्जाम के पहले आपको किस तरीके से क्या पढ़ना है और इजी हो जाएगा। उसके बाद ये देखिए, ये मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए, ये बहुत साल पुराने हैं क्योंकि मेरी एजुकेशन के दौरान के जब मैं खुद बीएचएमएस कर रही थी तब मैंने इनको बनाया था, तो थोड़े पुराने हो गए तो उतना माइंड मत करना। तो इस तरीके से आपको जो नोट्स मैं आपको बताने वाली हूँ, इस तरीके से अगर आप नोट्स प्रिपेयर करोगे ना तो मटेरियल बहुत ईजी हो जाएगी, बहुत अच्छे से आप एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये देख सकते हैं, ये इतनी बड़ी मोटी मैंने कॉपी ली है, इस कॉपी को मैंने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। जैसे कि जीआईटी सबसे पहले तो मैंने इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ही बनाया, जैसे मैं दिखाती हूँ, ये देखिए इसमें क्या है, ड्रॉसेरा सबसे पहले मैंने पढ़ी थी, मैंने होल सिलेबस में सबसे पहले जो रेमेडी पढ़ी थी वो ड्रॉसेरा ही पढ़ी थी। तो ड्रॉसेरा का कॉमन नेम, प्रूवर, फैमिली किंगडम ये लिखा है। फिर स्पेयर्स ऑफ एक्शन वो कहाँ कहाँ वर्क करती है, अच्छा वो लिखा है। देन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लिखा है। देन उसकी भी गाइडिंग सिम्टम्स है, मैंने वो लिखे हुए हैं।
देन आखिरी में उसकी मॉडलिटीज में एग्रावेशन और एम्लियोरेशन लिखा है। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे ना, इस तरीके से आप पूरा पढ़ लो, मतलब पूरी रेमेडी आपने पढ़ ली। रेमेडी पढ़ने के बाद आपको समझ में आ गया आप उसको उसके बारे में कि उस रेमेडी में क्या दिया है, क्या नहीं दिया है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद आप उसको अपनी तरीके से पढ़िए, अपनी लैंग्वेज में खुद इसमें नोट्स बनाइए। जब आप खुद अपनी लैंग्वेज में इसको लिखेंगे ना, तो पहली चीज़ बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। दूसरी चीज़, बिना देखे बनाओगे तो नोट्स बनेगा, रिवीजन होगा। तीसरी चीज़, एग्जाम के पहले जब आप इसको रिवाइज करोगे ना, तो आपको अपनी खुद की लैंग्वेज में होगा, बुक वाली लैंग्वेज नहीं होगी, तो ईजी हो जाएगा आपको समझने में, तो आप और जल्दी इसको रिवाइज कर पाएंगे। फिर सेकंड देखिए, ऐसे मैंने ड्रॉसेरा का भी किया है, बेलिस का, मैकफॉस का, मतलब जो जो रेमेडी मैंने पढ़ी है ना, उन सब रेमेडीज को मैंने इस तरीके से नोट्स में बनाया है। जैसे मैंने एकोनाइट का भी बनाया है, ठीक है। उसके बाद देखिए मैंने आर्सेनिक एल्बम का बनाया है। इस तरीके से मैंने हर रेमेडी को पहले खुद पढ़ा, समझा अपने हिसाब से, उसके बाद बिना देखे नोट्स खुद बनाए और अपनी लैंग्वेज में बनाया। मैंने बुकिश लैंग्वेज यूज़ नहीं की। इससे क्या हो गया, बहुत ज़्यादा ईजी हो गया। ऐसे ही देखिए मैंने कॉपी डिवाइड की थी ना, देखिए GIT आ गई। अब इसमें सिर्फ आपको GIT वाला पार्ट मिलेगा। इसमें सारी जितनी मैंने GIT पढ़ी है ना, जैसे मैकफॉस की GIT बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने मैकफॉस की GIT के बारे में पढ़ा और सिर्फ मैकफॉस की GIT के पॉइंट्स ही हैं इसके अंदर। उसके बाद ये देखिए एल्यूमिनिया। एल्यूमिनिया मैंने आपको बताया था कि इंपॉर्टेंट है, तो देखिए जैसे मैंने एल्यूमिनिया पढ़ा, उसका स्टमक, उसका डायरिया, कॉन्स्टिपेशन की क्या कॉजेज है, ड्यूरिंग स्टूल क्या होता है, कैरेक्टर ऑफ स्टूल कैसा है और आफ्टर स्टूल क्या सिम्टम्स आते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने सारे पॉइंट्स बना के लिखे हैं। ऐसी मैंने बिस्मिथ पढ़ी थी, तो बिस्मिथ के बारे में लिखा है, उसकी वॉमिटिंग, स्टमक, स्टूल। मतलब अगर आप GIT लिख रहे हो तो GIT में आपको कॉमन पता होना चाहिए कि क्या पॉइंट्स पे आपको लिखना है। जैसे कि कॉमन पॉइंट्स क्या चलेंगे, माउथ से हमको स्टार्ट करना है। भैया जिसका माउथ दिया है, जिसका आपने बुक में माउथ पढ़ा है, उसका तो आप माउथ पढ़ोगे। जिसकी टंग दी हुई उसकी तो टंग पढ़ोगे, पर जिसकी टंग और माउथ नहीं दिया उसको तो आप नहीं पढ़ सकते हो, तो आप वो छोड़ सकते हो। बट कॉमन क्या पढ़ना है आपको GIT में, सबके स्टूल पढ़ने हैं। कॉन्स्टिपेशन, डायरिया हर मेडिसिन में आपको मिलेगा, हर मेडिसिन में कॉन्स्टिपेशन पढ़ना है, उसका डायरिया पढ़ना है, कॉन्स्टिपेशन के क्या कॉजेज है, किस वजह से कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। तो जैसे यहाँ पे दी हुई है मेरी कौन सी रेमेडी मैंने पढ़ी है, कॉल्चिकम। लास्ट मैंने यहाँ पे पढ़ी थी कॉल्चिकम। तो कॉल्चिकम का डिसेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट था। तो डिसेंट्री का कॉजेशन क्या है, किस वजह से डिसेंट्री हो रही है, कैरेक्टर ऑफ स्टूल कैसा है, किस टाइप का स्टूल आता है उसको डिसेंट्री के दौरान, मॉडलिटीज क्या है, मॉडलिटीज में एग्रावेशन कैसे हो रहा है, एम्ब्ल्यूरेशन कैसे हो रहा है। ये जो साइन बने हैं ना, ये वाले, ये एग्रावेशन और एम्ब्ल्यूरेशन के साइन है। अगर आप पूरी स्पेलिंग नहीं भी लिखना तो ऐसे शॉर्ट में एग्रावेशन और एम्ब्ल्यूरेशन आप लिख सकते हैं, इसके जो सिंबल है उसके थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं। देन ये देखिए नेक्स्ट मैंने बनाया था, ये हमारा आ गया रेस्पिरेटरी। रेस्पिरेटरी का भी मैंने ऐसे ही बनाया, जिसमें सबसे पहले मैंने ड्रॉसेरा पढ़ी, देन मैंने एलियम सीपा पढ़ी, उसके पूरे कैरेक्टर्स मैंने खुद से लेके अपने मन से इन द सेंस अपनी लैंग्वेज में। फिर ये कि मैंने यूफोरेशिया को भी लिखा है, फिर मैंने हिपर सेल्फ को लिखा है। तो इसमें भी वही करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ ही जाना है। जैसे कि यूफोरेशिया की नोज, उसके मॉडलिटीज, कफ के क्या कॉजेशन है, टाइमिंग क्या है, सेंसेशन क्या है, कैरेक्टर ऑफ कफ क्या होगा, कैरेक्टर ऑफ स्पूटा क्या होगा, कंकॉमिटेंट्स क्या होंगे, मॉडलिटीज क्या होगी, उसकी एग्रावेशन और एम्ब्ल्यूरेशन। सेम देखिए मैंने हिपर सेल्फ के साथ भी किया है। हिपर सेल्फ में भी कफ पढ़ा है मैंने यूफोरेशिया में ही पढ़ा था। पॉइंट सेम बनाए, सबके पॉइंट्स जो है ना वो कॉमन बनते हैं। अगर आप रेस्पिरेटरी की बात कर लो या फिर आप GIT की बात कर लो, GIT में बात करोगे तो सिर्फ स्टूल की बात करनी पड़ेगी। तो स्टूल की बात करोगे तो जैसा मैंने बताया था, कॉजेशन, कैरेक्टर ऑफ स्टूल, ड्यूरेशन, टाइमिंग वगैरह सब। और वैसे ही इसमें भी दिया है रेस्पिरेटरी में भी। रेस्पिरेटरी में भी कफ का सेंसेशन, कफ का मतलब कॉजेशन क्यों हुआ है उसको, उसका सेंसेशन, किस टाइप का सेंसेशन आएगा, कफ का ड्यूरेशन, ड्यूरिंग कफ उसको क्या कैसा फील होगा। अगर स्पूटम के बारे में मेंशन है तो स्पूटम के बारे में लिखो। उसके बाद मॉडलिटीज, उसमें एग्रावेशन और एम्ब्ल्यूरेशन। फिर अगर उसके बारे में किसी मेडिसिन में हो सकता है कि निमोनिया दिया हुआ है, अस्थमा दिया हुआ है, तो अगर एक्स्ट्रा दिया है, अगर आपने पढ़ा है तो वो लिख सकते हैं। लेकिन कफ अगर नहीं दिया है और आपको नहीं पता है और कफ के बारे में आपको पता है, तो कफ तो आप ज़रूर लिख सकते हैं। और हर रेमेडी को पढ़ने के बाद आखिरी में जो मॉडलिटीज़ हैं ये ज़रूर लिख कर आना है। मॉडलिटीज़ लिखोगे ना तो एग्जामिनर को लगेगा कि नहीं इसने बहुत अच्छे से पढ़ा है, इसको बहुत अच्छे से आता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और इस तरीके से पढ़ने का फ़ायदा मैं बता देती हूँ क्या होता है। जैसे कि यूफोरेशिया आपने पढ़ लिया, हिपर सेल्फ पढ़ लिया। भैया दोनों की रेस्पिरेटरी इंपॉर्टेंट है, आपको इन दोनों में से किसी की भी रेस्पिरेटरी एग्जाम में आ सकती है, पूछी जा सकती है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, कंपैरेटिव स्टडी। आप यहाँ पे आपने यूफोरेशिया पढ़ा, यूफोरेशिया को एक्सपोजर मतलब कॉजेशन क्या है, एक्सपोजर टू साउथ विंड की वजह से होता है। हिपर सेल्फ को क्या होता है, फ्रॉम कोल्ड एयर और व्हेन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी इज अनकवर्ड। अगर बॉडी की कोई भी पार्ट जो वो अनकवर्ड है तो उसको कफ होगा। टाइमिंग क्या है, इसको सिर्फ ऑनली डे टाइम, सिर्फ डे टाइम में हो रहा है यूफोरेशिया को, बट इसमें कोई मेंशन नहीं किया था टाइम, तो हमने नहीं लिखा।
अब यूफेरेशिया में सेंसेशन कैसे आते हैं, टिंगलिंग सेंसेशन आता है थ्रोट में, हिपर सेल में सेंसेशन कैसा आएगा, स्पिंचर लाइक सेंसेशन आएगा। तो क्या हो गया, या हम कंपैरिजन कर रहे हो, आप बता रहे हो कि भाई इसमें ये सिम्टम है, इसमें ये सिम्टम है, इन दोनों के बीच में क्या डिफ्रेंसिएशन है, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में क्या कम सिमिलर क्या डिफरेंस है, आप इसमें यहीं की पढ़ सकते हो। तो इजीली जो है ना आपको ये लर्न हो जाएगा, आपको ज़्यादा मतलब दिक्कत नहीं आएगी इसको लर्न करने में। इंस्टेड ऑफ दिस अगर आप इसको इस तरीके से पढ़ें कि पूरी यूफेरेशिया पढ़ रहे हैं, उसका कॉमन नेम, उसका कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, उसके बाद उसके पूरे गाइडिंग सिम्टम्स पढ़ रहे हैं, देन आफ्टर आप उसका पर्टिकुलर में जा रहे हैं, पर्टिकुलर में उसका GIT पढ़ रहे हैं, फिर आप उसका रेस्पिरेटरी पढ़ रहे हैं, उसके बाद आप हिपर सेल्स की तरफ जा रहे हैं, हिपर सेल पे भी अगेन आप स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं पूरा। तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि इसी पैटर्न पे आप क्या कर रहे हो, सारी रेमेडीज पढ़ रहे हो। तो सारी रेमेडीज 10-12 मतलब 4-5 के बाद ही कंफ्यूज हो जाएगा, 10-12 तो मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिए। तो अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे ना, एकदम अलग अलग बना के, सेक्शंस बना के, तो एग्जाम के टाइम में फटाफट कंपैरिजन करोगे कि इस मेडिसिन का इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, इस मेडिसिन को उसके साथ डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो बहुत ईजी हो जाएगी मटेरिया पढ़ने में। जस्ट लाइक देखिए मैंने माइंड का भी बनाया पूरा, एंटीमोनियम क्रूड के माइंड के पॉइंट्स लिखे हैं, ये लिखा है नेट्रम म्यूर के माइंड के पॉइंट्स, ये लिखे नेट्रम सल्फ के माइंड के पॉइंट्स। तो सिर्फ माइंड पढ़ना है आपको यहाँ पे। आपको पता है कि 5 रेमेडी ऐसे है, जैसे एंटीमोनियम क्रूड, नेट्रम म्यूर, नेट्रम सल्फ और नेट्रम फॉस, ये रेमेडीज हैं जिसके माइंड इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में माइंड पूछे जाते हैं। तो बस आपको इनका कुछ भी नहीं पढ़ना, सब छोड़ो, सारे गाइड, सारे कॉन्स्टिट्यूशन, सारा पर्टिकुलर सब छोड़ दो, सिर्फ माइंड पे ध्यान दो, माइंड में इतने पॉइंट पढ़ो और जाओगे ना तो आपको याद रहेंगे कि नहीं मैंने सिर्फ माइंड इतने इंपॉर्टेंट, मेडिसिन का माइंड इंपॉर्टेंट है तो मैंने इतने का ही पढ़ा है, तो इतने में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे ना तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। जस्ट लाइक बेबीज़, जैसे साइलिशिया का बेबी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये मैंने पूरे साइलिशिया के बेबी के पॉइंट बनाए। कैलकेरिया का आप सबको ही पता है भाई कैलकेरिया का कितना बेबी इंपॉर्टेंट है, तो आप ये पूरे मैंने पॉइंट बनाए बेबी के, कैलकेरिया के। और पॉइंट भी कैसे बनाए, देखो बेबी पढ़ना सबसे ईजी होता है, सबसे ईजी अगर मटेरियल मेडिका में कुछ पढ़ना है तो बेबी पढ़ना होता है। क्यों, क्योंकि बेबी में ना आप स्टार्टिंग से ही पढ़ते हो, कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन में वो चिली है कि नहीं, तो आप लिख सकते हो बेबी इज चिली। फिर आप इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन लुक देख सकते हो, जैसे कैलकेरिया का बेबी का लुक दिया हुआ है बुक में, फेयर फैटी फ्लैबी, तो आप लिख सकते हो फेयर फैटी फ्लैबी। फिर आप इसके जो उसका ऑसिफिकेशन है वो डिलेड होता है, बोन्स लेट होती हैं, फिर वो लेट चलना सीखता है, ऐसी कंपेयर कर सकते हो। देखो इसके अंदर भी दिया हुआ है कि ये जो साइलिशिया का बेबी है ना वो लेट चलना क्यों सीखता है, क्योंकि उसके एंकल्स जो है ना वो वीक होते हैं, साइलिशिया के बेबी के एंकल वीक है इसलिए वो लेट चलना सीखा है। बट कैलकेरिया का बेबी लेट चलना क्यों सीखा है, क्योंकि वो उसकी जो बॉडी है वो बल्की है, फेयर फैटी फ्लैबी बॉडी है, बल्की बॉडी है, वेट ज़्यादा होने की वजह से वो अपना वेट नहीं होल्ड कर सकता, ड्यू टू सॉफ्ट बोन ऑफ द बेबी आर अनएबल टू सस्टेन और होल्ड अप देयर बॉडी वेट, क्योंकि वो अपना बॉडी का वेट नहीं होल्ड कर पा रहा, देयरफॉर दे आर लेट लर्निंग टू वॉक, इसलिए वो क्या करता है लेट चलना सीखता है। तो ये जो है मैंने खुद से पढ़ के खुद से इसमें लिखा है, साइलिशिया का बेबी क्यों लेट चलना सीख रहा है, कैलकेरिया को क्यों लेट चलना सीख रहा है। अब आप कंपेयर कर सकते हो ना कि क्यों इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्यों लेट चल रहे हैं इनके बेबीज। तो इस तरीके से आप पढ़ोगे ना तो आपको माइंड में याद रहेगा कि यार साइलिशिया में मैंने ऐसा पढ़ा था, कैलकेरिया में मैंने ऐसा पढ़ा, तो तुरंत में आपका जो है डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे बनता जाएगा, तो आपको बहुत ईजी हो जाएगी लर्निंग। ऐसे ही मैंने देखो एंटीमोनियम क्रूड का बनाया है, यहाँ पे कैलकेरिया फॉस का बेबी बनाया हुआ है, एथ्यूजा का बेबी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इसी तरीके से देखो पूरे पॉइंट्स लिखे हैं एथ्यूजा के बेबी के, पूरा पढ़ा, उसके बाद मैंने पूरा अपनी खुद की लैंग्वेज में यहाँ पे बनाया, खुद की लैंग्वेज में लिखा है। तो जब मैं अपनी खुद की ही लैंग्वेज एग्जाम के पहले पढ़ूंगी ना तो मुझे बहुत अच्छे से याद रहेगी, इंस्टेड ऑफ बुक की लैंग्वेज थोड़ी मेरे को एक बार हो सकता है माइंड से निकल जाए, बट खुद के हाथ से बना हुआ है नोट्स, खुद का लैंग्वेज जो है ना वो बहुत ईजी हो जाता है पढ़ने के लिए, तो हम और ईजिली कर सकते हैं। ऐसे ही मैंने देखो ये कैमोमिला का भी बनाया है, सिना का भी बनाया है, इस तरीके से मैंने पूरा बनाया है। जैसे ये मैंने रूमेटिज्म एंड गाउट का बनाया है, रूमेटिज्म एंड गाउट का भी सेम है, जैसे मैंने कॉल्सिकम पढ़ी थी तो वो उसके बारे में, तो उसका कॉजेशन क्या है, क्यों हो रहा है उसको, लोकेशन क्या है, कैरेक्टर ऑफ पेन किस टाइप का हो रहा है, कंकॉमिटेंट्स क्या है, मॉडलिटीज़ क्या है। आपने नोटिस किया होगा ना मॉडलिटीज़ मैंने सब में लिखी है, तो वो मॉडलिटीज़ को बिल्कुल स्किप नहीं करना, मॉडलिटीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेम एज डलका मारा, देखो डलका मारा में भी क्या हुआ, सेम कॉजेशन, कैरेक्टर ऑफ पेन, सेंसेशन, यही 5 पॉइंट्स इसमें भी आए थे। लीडम पाल में भी देखो कॉजेशन, लोकेशन, सेंसेशन, कैरेक्टर ऑफ पेन, तो सबकी जो हेडिंग्स है ना वो सब में इंपॉर्टेंट है, सब में एक जैसी कॉमन है, बस आपको हेडिंग आपको पता है कि भाई क्या क्या हेडिंग बनानी है। हेडिंग बनाने के बाद बस एक बार आपको ना आपको कंपेयर कर देना है
इसको ऐसे डिफ्रेंशिएट कंपेयर करो, फिर डिफ्रेंशिएट करो कहाँ एक जैसी पॉइंट है, कहाँ डिफ्रेंशिएशन, कहाँ अलग पॉइंट है, कौन सी मेडिसिन को किसके साथ किस तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। एक साथ मिलके पढ़ोगे ना तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा ये। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। बस इसी तरीके से मैंने अपने सारे नोट्स बनाए हैं। पूरे नोट्स आप देख सकते हैं, हर चीज़ का बनाया है। GIT, रेस्पिरेटरी, माइंड, गाउट, इंजरी का ही मैंने बनाया, जिसमें सारी इंजरी के रेमेडीज लिखी हैं। स्किन का बनाया है, बेबी का बनाया है, मेंसेस फीमेल बनाया है, ये थोड़ा मिट गया है। और UTI मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट के बारे में मैंने बनाया है, रीनल के बारे में भी। तो इस तरीके से अगर आप नोट्स बनाओगे ना तो बहुत इजी हो जाएगा। और ये नोट्स जो मैंने बनाया ना, ये मेरे बहुत पुराने नोट्स हैं। जब मैं खुद पढ़ती थी, जब मैं खुद BHMS कर रही थी, उस टाइम के आज से लगभग 8-10 साल पुराने नोट्स हैं ये मेरे। जब मैं फर्स्ट ईयर में आई थी तब से मैंने इस तरीके से नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिया था अपने आप पढ़ने के लिए, अपने लिए। तो आप भी ये ट्रिक यूज़ करोगे ना, अगर आपके एग्जाम में अगर 20 दिन या 25 दिन भी बचे हैं और आप ये ट्रिक यूज़ करोगे ना, तो भी आप अपनी सारी रेमेडी पूरी पढ़ सकते हो और 20 दिन में आप अपने नोट्स भी बना सकते हो और अच्छे मार्क्स ला सकते हो एग्जाम में। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।